सबसे पहले तो जो कुशीनगर में 13 बच्चों की मृत्यु हुई है, वो बच्चे बस में जा रहे थे और अनमैन्ड क्रॉसिंग में एक गाड़ी ने आकर टक्कर लगा दी और उनकी मृत्यु हो गई। और कांग्रेस पार्टी की ओर से हम खेद व्यक्त करते हैं। ऐसे अक्सर होता आ रहा है और ये प्रयास होना चाहिए सरकार का। जब हम भी थे तब भी प्रयास हम करते थे कि जो सारी अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं उनको किसी तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। आज दो बहुत अहम मुद्दे आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एक तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले मुबारकबाद देने की कि पहली बार एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट महिला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। और ख़बर यह है कि फ्राइडे को वो ओथ भी ले लेंगी। तो हम मिस इंदु मल्होत्रा को मुबारकबाद देना चाहते हैं और साथ साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि समाज के वातावरण में महिला को आगे आना कोई आसान काम नहीं होता। मिस इंदु मल्होत्रा एक बहुत ही बेहतरीन वकील, सीनियर एडवोकेट हैं और इस वातावरण में आगे बढ़ के उनको इस पद की प्राप्ति होना ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। 10 जनवरी 1918 की वेबसाइट में ये लिखा है, मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा। 2018 जनवरी 10, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, द कोलिजियम कंसिडर्स दैट एट प्रेजेंट जस्टिस K.M. Joseph, who hails from Kerala High Court and is currently functioning as Chief Justice of Uttarakhand High Court, is more deserving and suitable in all respects than other Chief Justices and senior puisne judges of high courts for being appointed as judges of the Supreme Court of India. ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट में अपलोड हुआ। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, आज हम अप्रैल में हैं, ऑलमोस्ट द एंड ऑफ अप्रैल। और आज सुना है कि सरकार ने फाइल वापस करके कहा है कि इस पे दोबारा विचार होना चाहिए। और यही आरोप हम लगा रहे थे केंद्र सरकार पे कि वो केवल वही जजेस चाहती हैं, हमारी केंद्र सरकार, जिन पे उनकी सहमति हो। कानून कहता है कि जो कोलिजियम चाहता है वही अपॉइंट होगा। ये सरकार चाहती है कोलिजियम जो भी कहे रिकमेंडेशन हम उसको नज़रअंदाज करेंगे, हम उसको पेंडिंग रखेंगे, हमारी पसंद का नहीं होगा तो हम उसको अपॉइंट नहीं करेंगे, उसकी मंजूरी नहीं देंगे। और यही बात हम कितने हफ्तों से, महीनों से बात करते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जुडिशरी खतरे में है। और अगर
हमारी जुडिशरी एक आवाज में इकट्ठा खड़े होकर अपनी स्वायत्तता की सुरक्षा नहीं करती तो फिर लोकतंत्र खतरे में होगा। हालात ये हैं, और ये भी आपको मैं दे दूंगा कि इस समय 771 अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है सारे हाई कोर्ट के जजेस की, 771 परमानेंट, 308 एडिशनल और टोटल स्ट्रेंथ 1079, 1079। उसमें 410 वैकेंसीज हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से सरकार अपॉइंटमेंट नहीं कर रही, मंजूरी नहीं दे रही। ये अपने लोगों से हाई कोर्ट्स को पैक करना चाहती है, और इसमें से इलाहाबाद में 60 वैकेंसीज हैं। तेलंगाना आंध्रा में 31, बॉम्बे में 24, कलकत्ता में 39, छत्तीसगढ़ में 23, गुजरात में 22, कर्नाटका में 32, मध्य प्रदेश में 21, उड़ीसा में 21, पंजाब हरियाणा में 35, राजस्थान में 17। तो नुकसान तो आम जनता का है ना, आम लिटिगेंट का नुकसान है। अगर आप जज अपॉइंट नहीं करोगे तो नुकसान तो लिटिगेंट का होगा ना। जो मौकेल वहां आएगा उसको न्याय मिल ही नहीं सकता 10-10, 15-15, 20-20 साल। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि कौन खड़ा होगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए? एक स्वर से कौन बोलेगा? क्या एक स्वर से जुडिशरी खड़े होकर बोलेगी कि इनफ इज इनफ, आप ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हमारी अपॉइंटमेंट्स को? और यही मुद्दा लेकर हम देश के सामने महीनों से रख रहे हैं। अगर केएम जोसेफ के बारे में वेबसाइट में लिखा है कि उससे ज्यादा काबिल कोई और जज है नहीं, तो लगता है कि केंद्र सरकार को काबिल नहीं लगता। अब मैं उन वकीलों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आज खड़े होकर वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की सुरक्षा करेंगे और बयान देंगे केंद्र सरकार के खिलाफ? क्या वो लंपिट ही करेंगे? ये सवाल तो उठता है। इससे भी बड़ी बात, क्योंकि ये तो कई महीनों से चल रहा है, आपको मालूम होगा कि लोया के मृत्यु की जांच के बारे में कई पीआईएल फाइल हुई थी, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है। उसके बारे में तो अभी मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन उस जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीआईएल के द्वारा कई स्ट्रक्चरल चेंजेस समाज में हुई पीआईएल की वजह से, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं पीआईएल का दुरुपयोग भी होता है। उद्योगपति दुरुपयोग करते हैं या राजनीतिक दृष्टिकोण से पीआईएल का दुरुपयोग होता है। इस बात से हम सहमत हैं कि पीआईएल का जरूर दुरुपयोग होता है,
और हम ये कहेंगे कि कई बार ऐसे भी PIL फाइल की जाती है कि किसी चीज को दबाया जाए। इसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चौकन्नी बातें रखना चाहता हूं जिससे साफ जाहिर होगा कि जिस शख्स ने पहली बार PIL की इस बारे में, वो नागपुर से हैं और उनका नाम है सूरज लोलगे, सूरज लोलगे, सूर्यकांत लोलगे अलायस सूरज लोलगे। आपको याद होगा कि कैरावन का खुलासा 20 नवंबर 1917 में हुआ था और 23 नवंबर 1917 में 2017 में 23 नवंबर 2017 में वो डिस्क्रीट इंक्वायरी शुरू हो गई और 28 नवंबर 2017 में वो इंक्वायरी कंप्लीट भी हो गई। 20 नवंबर 2017, 23 नवंबर 2017, 28 नवंबर 2017। लेकिन एक PIL नागपुर बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की गई। उस PIL जिसने फाइल की उसका नाम है सूरज लोलगे। वो फाइल की गई 27 नवंबर। फाइल हो गई और जब फाइल हो गई तो आपको मालूम है उसके बाद में कई और पिटीशन भी फाइल हुई, लेकिन सारी जो बाकी पिटीशन फाइल हुई वो 2018 में हुई। 1 महीना से ज्यादा लगभग बाद। अब यह पता चला है कि सूरज लोलगे RSS और BJP के खासम खास है। और आपको मैं इसके बारे में पहले एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने 25 दिसंबर 2016 में भाजपा से टिकट मांगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने के लिए। ये स्लाइड दिखा दीजिए। और साथ में उन्होंने पैसे भी जमा कर दिए, वो रिसीट भी हमारे पास है इलेक्शन लड़ने के लिए। सो ही इज अ मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड ही इज एन RSS स्वयंसेवक। अगली स्लाइड में आपको दिखेगा कि वो फडणवीस साहब मंच पे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं और इनका नाम सूरज लोलगे, ये साइड पे विद टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। बैकड्रॉप पे सूरज लोलगे बाईं तरफ विद टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ये दूसरी स्लाइड है। तीसरी स्लाइड है कि वो फडणवीस जी को कुछ फूल दे रहे हैं। चौथी स्लाइड है जहां सर्कल्ड है, वहां महा सेवा केंद्र विद्यार्थी मदद केंद्र, उसमें लोलगे जी खड़े हुए हैं। तो ये फाइल PIL जो फाइल की वो लोलगे जी ने की। इनका मकसद क्या था ये हम नहीं जानते। और ताज्जुब की बात यह है कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सतीश उके जी के साथ की तो वो भी साथ में बैठे हुए थे कि RSS के थे और BJP के थे। उस समय मुझे तो मालूम नहीं था। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है पॉलिटिक्स में। अब उनकी एक कॉन्वर्सेशन है सतीश उके के भाई के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये
PIL भैया जी जोशी की वजह से की। वो कॉन्वर्सेशन, 2 कॉन्वर्सेशंस हैं, एक फरवरी 3, 2018 की और एक फरवरी 10, 2018 की। दोनों कॉन्वर्सेशंस हम आपको सुना देते हैं, मराठी में है, लेकिन हमने उसका अनुवाद हिंदी में किया है, वो हिंदी में आपको हम अब दे देंगे। अब वो सुना दीजिए। वॉल्यूम। वॉल्यूम प्लीज। सेकेंड प्लीज। भैया जी जोशी। अब ये कहते हैं कि भैया लोग आप पे प्रेशर डालेंगे कि आप अपना PIL विड्रॉ कर लो। विड्रॉ नहीं करना, भैया जी जोशी ने कहा है कोटेकर के द्वारा कि विड्रॉ नहीं करना। मैं उनको मिला भी हूं। यही हम कितने अरसों से कह रहे हैं कि हर चीज के पीछे एक सोच है, एक मकसद है, और आज साफ जाहिर हो गया है कि ये जो पिटीशन फाइल की गई थी उसके पीछे भी एक सोच थी कि किसी तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए।
और ये तो साफ जाहिर था कि आरएसएस भी चाहती थी और बीजेपी भी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, और सुनवाई हुई। अब दो ही इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसलिए पीआईएल की गई कि किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, और या इसलिए पीआईएल की गई कि इस मामले में कोई जांच ना हो। दो ही मकसद हो सकते हैं ना। अब आप ही, इस देश की जनता ही फैसला करे कि किस मकसद से यह पीआईएल हुई थी। और ये तो दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का मालूम नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था अपनी जजमेंट में कि ये अक्सर जो पीआईएल फाइल होती हैं ना, इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी होता है। आज हमें पता चल गया कि वो राजनीतिक मकसद क्या था। इस बात का हमें दुख है कि जो कानून के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और एक मोटिवेटेड पीआईएल के द्वारा जांच की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी। अब ये मुद्दा तो इलेक्शन का मुद्दा है, ये तो 2019 के इलेक्शन का मुद्दा है, और इस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन खड़ी उतरेगी। और तभी हम कहते आ रहे हैं कि कोर्ट मामलों में कोर्ट को अपनी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए, सरकार के प्रति खड़ा होना चाहिए, सरकार के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जो आप रिकमेंडेशंस करते हो वो लागू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Obviously, we didn't know. It's not our mistake. So, all right, what does it matter? I have a question on Justice K. M. Joseph. Yes. The Supreme Court, the government has sent back. I myself told you that. Yeah. So when it has returned now, you feel the collegium should reiterate its position? No, I think that if the collegium, I have seen that. I have seen the 10th January. the 10th January, they don't. But that the government of India has sent it back on that objective, merit and fair representation. That's right. And it's now become a No, confrontation no, forget about confrontation. It's an issue of independence of the institution. Forget confrontation. There can be no confrontation. The law is that whatever the collegium says, if it repeats, has to be accepted. Why should they have waited for 4 months? Why should the judiciary not have insisted that their recommendation should be accepted? Why should they have not called the government and say, tell us what you are doing, why you are keeping it for 4 months? The intent of the government is clear. If they don't like you, they will not appoint you. They argue differently, saying that Justice K.R. Singh had ruled against NJC, had ruled against XYZ judgments, but legal fraternity लोग जैसे नारीमन है, सुलाब जी हैं, ये लोग क्यों नहीं इस मुद्दे पे बोल रहे हैं? इस तरह से कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन है उसको सरकार ने बोल रहा है। नहीं भाई, ऐसा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सोराब जी साहब, नैरिमन साहब इस मुद्दे पे बोलेंगे, क्योंकि ये तो जुडिशरी की स्वायत्तता का मुद्दा है ना, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किस स्वर में बोलेंगे, किस अंदाज से बोलेंगे, किस कन्विक्शन से बोलेंगे। हम उसका इंतजार करेंगे या लंपिट करेंगे, उसका हम इंतजार करेंगे ना। और जो लोग कैप्टिव मीडिया में जाकर हमें जेल भेजना चाहते हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि अब वक्त आ गया आपके भी बोलने का। हम उसका इंतजार करेंगे कि आप क्या बोलोगे और किस कैप्टिव टीवी पे जाकर बोलोगे।
सीजेआई ने खिलाफ फैसला दिया था। भाई इसमें नहीं, देखिए इसमें कोई फैसला दे, खिलाफ दे, पक्ष में दे, फैसला फैसला होता है। जो भी फैसला होता है जब तक वो रद्द नहीं होता वो सही फैसला होता है। तो इसमें खिलाफ या पक्ष की क्या बात है, फैसला फैसला होता है। तो इस अंदाज से थोड़ी ना जज बनाया जाता है कि कोई आपके खिलाफ फैसला दे दिया या आपके पक्ष में दे दिया। अगर यही अंदाज होना चाहिए तो जुडिशरी का भट्ठा बैठ जाएगा। Let me ask her. She was. Why did he not speak earlier? He should have spoken at the right time when he was speaking about other things. The government, first of all, first somebody should say, and somebody should have criticized the government for holding on to that recommendation for 4 months. What is the reason for that? You don't agree, you should send the file back and give reasons. But you don't hold on, come to a situation. As you know, the 6 judges are going to retire. At the moment, the strength of the Supreme Court is 31. The total number of judges in Supreme Court today are 24. There are 7 vacancies are there. That means there is an urgent need to appoint judges. Why are they holding on to the file? 6 judges are going to retire this year. So the strength will be reduced from 24 to 18. And if this is the attitude of the government, then a litigant will suffer. Only litigants will suffer. Nobody else will suffer. Government, it doesn't, see, if government was concerned about the litigant, they would have not kept the file for 4 months. Because of this file, other recommendations were not made. So obviously the government's attitude is, we don't care. One second. You have already asked, you can ask me later. तो मैं पूछना चाहता हूं रविशंकर जी से कि अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हो तो वो क्या वही आप करने वाले हो? आप भी कोई जज नहीं बनने दोगे? आप भी सुपरसीड करोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका भी मंशा यही है? ऐसा है, अगर आगे बढ़ना हो ना तो पीछे देखकर कभी आगे आदमी नहीं बढ़ता। इतिहास में जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप तो कहते थे कि देश बदल रहा है। मैं कहता हूं देश बदल चुका है। और वो शक्ल जो है ना इस देश की, वो सारा हिंदुस्तान जानता है। क्या रविशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं, क्या उनके मंत्री कर रहे हैं, वो सारा हिंदुस्तान जानता है। किस तरह से वो जुडिशरी से व्यवहार कर रहे हैं, वो सारा हिंदुस्तान जानता है। उनसे पूछिए कि कितने हाईकोर्ट के जज हैं जो एक ही स्टेट से वहां बैठे हुए हैं। कई ऐसे जज हैं। और ये उनसे पूछिए, अब यही मंशा उनकी साफ है कि हम जोसेफ साहब को नहीं बनने देंगे। ये तो साफ हो गया ना, क्योंकि मुझसे पूछिए रविशंकर प्रसाद जी से, उनको कानून का थोड़ा बहुत तो जरूर मालूम है। तो उनसे ये पूछिए कि कब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई थी ऑल इंडिया सीनियरिटी के हिसाब से, ये पूछ लीजिए जरा। कभी ये मापदंड आज तक इतिहास में हुआ है
कि ऑल इंडिया सीनियरिटी देखी जाएगी। वो तो यही जानते हैं कि जोसेफ साहब इज द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ही इज द सीनियर मोस्ट, और कोलिजियम कहता है ही इज ऑल्सो द बेस्ट। तो वो उनको पसंद नहीं। उनसे पूछिए क्यों, जरा हमें भी पता चल जाए। हमें पता चल जाएगा ना तो जनता को भी, देश की जनता को भी पता चल जाएगा उनको पसंद क्यों नहीं। नहीं, ये गलत सवाल, गलत है ये, आपका सवाल गलत है। हाँ पूछ लीजिए, सही सही सवाल पूछिए, जवाब दूंगा। आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आप थे वहां, तो मैं आपको वहां बोल चुका हूं इस सवाल का जवाब। आपको बता के करेंगे। Yes, yes. No. Have I avoided any question that is opposed to me so far? No. My simple point, Kapil Saab, is Ravi Shankar in his letter with approval of the President of India and the Prime Minister of India has cited all these points. Which points? Fair representation, what Neeraj pointed out, etc. Yeah. And then he goes on to say that may also reiterate that there is no representation of SC/ST communities in the Supreme Court for long. Right. Goes on to point out various other considerations, and that is the reason why they are not going in. So have they? My point is, you have been also law minister. You have also got appointment commissions, etc., during your time. You also had confrontations with the judiciary. Is this an interference of judicial appointments and independence of the judiciary? I don't know. First of all, I don't think in my tenure I had any confrontation with the judiciary. You give me one example, right? So you said you also had. I have never had. Right? We always accepted what the collegium said because that's the law. Number two, that they are very concerned about SC/STs now. Is it because the Karnataka election is on? Why did they not think of SC/STs in the last 4 years? They came to power in 2014. So in the last 4 years, which SC/ST judge have they recommended? And the other argument about seniority, has it ever been the basis of elevation to the Supreme Court? Never been, right? And if it's a question of representation of states, in one particular state there are 4 judges sitting there, even now. So were they worried about that? So why give spurious, illogical, ill-thought reasons if you don't want to appoint somebody? Have the courage to say, I will not appoint him. Why sort of try and make a fool of the public? नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऐसी कोई इस पे टिप्पणी देनी ठीक नहीं है। जो काम कर रही है, जैसे कर रही है, वो आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।